आज जो मान्या के साथ हुआ उससे वे बेहद दुखी हैं। अब तो एक ही उपाय है कि जल्द से जल्द अरु मेडिकल की प्रवेश परीक्षा पास कर कहीं चली जाए, अनुज्ञा और मानसी को बोर्डिंग में डाल दें। और इन हालात में अपनी प्यारी मनु के बिछोह की तो वो कल्पना भी नहीं कर सकते। पर काश उनके हाथ में अलादीन का चिराग होता या नोट छापने की मशीन। वे कसमसा कर रह जाते। जो कल्पनाएं उन्हें पल भर का दिलासा देती वे पानी के बुलबुलों से फूट जाती। अंधेरे में ही आंखें फाड़ कर वे रोशनी का एक कतरा ढूंढने लगते। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। इस स्वर के साथ घर के मुख्य द्वार की पुरानी सांकल हथौड़ी से उनके दिमाग में बज उठी। वे जगे हुए तो थे ही, उठ बैठे। वक्त बेवक्त अपने नाम की गुहार के वे आदी हो चुके थे, पर आज की पुकार आतुरता से लबरेज थी। डॉक्टर जोशी पैरों में स्लीपर डाल बाहर की ओर लपके। कंपाउंडर किशोर भी उठ चुका था। किवाड़ खोलते देखा, घायल अचेतावस्था में एक व्यक्ति को टांगे 8-10 लोगों का झुंड जो है बाहर खड़ा था और घायल खून में लथपथ था। डॉक्टर साहब, जल्दी कीजिए, गोली लगी है। डॉक्टर जोशी ने किशोर को संकेत किया और एक पल की देर किए बिना वो निकट रहती नर्स को बुलाने दौड़ पड़ा। रोगी के साथ आए झुंड को हाथ से रुकने का संकेत देकर डॉक्टर जोशी ने केवल 2-3 लोगों को घायल के साथ कमरे में ले जाने दिया। डॉक्टर जोशी ने तुरंत स्विच ऑन कर बत्ती जलाई। घायल को टेबल पर लिटाया गया। ऑपरेशन टेबल का बल्ब जलते ही घायल का चेहरा दूधिया रोशनी में नहा गया। निगाह पड़ते ही डॉक्टर को करंट सा लगा। डॉक्टर जोशी को कई बार ललकारने, धमकारने और दबंगई करने वाला धर्मा आज उन्हीं के ऑपरेशन थिएटर में उनकी शरण में पड़ा है, बेसुध, बेहाल, उनके रहमो करम का मोहताज। क्षण भर को मन कसैला हो गया, पर अगले ही पल उंगलियों की पोरों से वे घायल की नब्ज टटोलने लगे। तभी कंपाउंडर ने नर्स शीला के साथ कक्ष में प्रवेश किया। दरवाज़ा बंद कर लिया गया और 3 जोड़ी हाथ, 3 जोड़ी आंखों के नृत्य बने घायल की परिचर्या में लग गए। हृदय के नीचे पसलियों में फंसे गोलियों के 2 छर्रे निकालते हुए कई बार डॉक्टर जोशी के माथे पर पसीना चुहचुहा गया। अत्यधिक खून बहने से रोगी की नब्ज डूब रही थी, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। किशोर ने ऑक्सीजन सिलेंडर खींचकर रोगी के मुख पर मास्क चढ़ा दिया। रात 2 बजे ऑपरेशन थिएटर के किवाड़ खुले और डॉक्टर जोशी ने धर्मा के साथियों को सूचना दी कि गोलियां निकाल दी गई हैं, पर अभी वो खतरे में है। अगले 24 घंटे कठिन हैं, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। और हाँ, आप लोग जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दीजिए, पुलिस आकर मेरा भी बयान ले लेगी। अंतिम फरमान जारी कर थके मांदे डॉक्टर जोशी भीतर की ओर बढ़ने लगे। डॉक्टर बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ना होते तो आज हमारा बचुआ। रोने वाला वृद्ध धर्मा का पिता था। डॉक्टर जोशी ने नज़र घुमाई तो 2 स्त्रियां और कुछ बच्चे भी दिखाई दिए। संभवतः इस बीच धर्मा का पूरा परिवार जुट गया था। आप लोग अब जाएं, सुबह 7 बजे आकर हालचाल ले सकते हैं। भीतर सरस्वती सारा माजरा जान चुकी थी। पति को देखते ही भड़ास निकाली। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। कितना सताया था, अब देखो। सो जाओ सरू, मैं भी बहुत थका हूँ, सुबह उठ नहीं पाऊँगा। डॉक्टर जोशी ने उठती हवा का रुख मोड़ दिया और पलकें मूंद ली। अगली सुबह उठते ही पहले धर्मा को जाकर देखा। नर्स ने बताया कि बीच बीच में सांस उखड़ रही है। डॉक्टर जोशी ने ब्लड प्रेशर और कार्डियोग्राम चेक किया, खतरा अभी भी बरकरार था। नर्स को आवश्यक निर्देश देकर वे बाहर चले गए। नित्य कर्म से निवृत्त हो नाश्ता किया और क्लिनिक में आकर बैठ गए। दोपहर होते होते डॉक्टर जोशी ने क्लिनिक बंद किया 2 घंटों के लिए। एक बार पुनः धर्मा का मुआयना करना वे न भूले। धर्मा की हालत वैसी की वैसी खतरनाक थी। एक बार मैंने बहुत एडिट किया सर में। चिंतित मुद्रा में डॉक्टर जोशी खाने की टेबल पर बैठे, पर ध्यान उसी भीम का घायल में अटका था। 2 कौर भी न खाए होंगे कि कंपाउंडर आ पहुंचा। बताया कि 2 व्यक्ति आए हैं, बड़ी व्यग्रता से खोज रहे। जल्दी से खाना निपटाकर वे पुनः क्लिनिक में आए।
दो आदमी फुर्ती से अभिवादन कर हाथ में लाया बैग डॉक्टर जोशी की टेबल पर रखते हैं। डॉक्टर जोशी, इसमें 10 लाख रुपए हैं, आपको धर्मा को बचने नहीं देना है। डॉक्टर जोशी के कानों से होती हुई शब्दों की गूंज उनके दिमाग में वज्र सा आहत कर गई। वे सत्ते में थे, जबान तालू से चिपक गई, ठीक ठीक कुछ समझ नहीं पा रहे थे। क्या? बड़ी कठिनाई से एक शब्द उनके मुंह से फूटा। अगले पल दोनों आकृतियां पलटी और दरवाजे से निकल गईं। डॉक्टर जोशी दरवाजे की ओर लपके बाहर झांका तो ताकते रह गए। दोनों यूं विलीन हो गए थे जैसे कभी इधर से कोई आया ही ना हो। डॉक्टर जोशी ने सिर झटका। ये कैसा स्वप्न था? पर सामने रखा बैग इस अबूझ पहेली की सत्यता का साक्षी था। डॉक्टर जोशी ने सिर झटका। माफ कीजिए, इस छोटे सी क्लिनिक में कोई न था उनके साथ सिवाय इस बैग के। इस भूरे बैग में कीमत थी धर्मा की मौत की। आज तक उन्होंने जान की कीमत तो वसूल की थी फीस के रूप में, पर मौत की कीमत? जान की, मौत की नहीं, बेटियों के भविष्य की कीमत है इसमें। 10 लाख। सोच, न कभी देखे न सुने, कमाते एड़ियां घिस जाएंगी। कितना बड़ा बोझ एक ही झटके में उतर जाएगा। छी! डॉक्टर जोशी ने विचार को यूं झटका जैसे पैर में लिपटा सांप हो। उनकी गर्दन तन गई, बाहें विवेकानंद की मुद्रा में बंध गई। मैं एक डॉक्टर हूँ, जीवन दाता, न कि मौत का विक्रेता। मैं कभी अपने धर्म से नहीं टिक सकता। धर्म? धर्मा के लिए, इस गुंडे के लिए? क्या करोगे इसके प्राण बचाकर? तुम जैसों को फिर सताएगा, धमकाएगा। भूल गए कैसा अजगर सा तुम्हें निगलने को तैयार था? तुम सड़क पर आ जाते। कितने आतंकित थे उन दिनों। पर जानकी, भगवान ने इसे तुम्हारे पास भेजा है। किसी गुंडे ने ही इसे गोली मारी होगी, वही इसे 10 लाख तुम्हें दे रहा है। वही ये 10 लाख तुम्हें दे रहा है। तुम इसकी जान नहीं ले रहे, तुम्हें इसे मौत नहीं देनी, तुम्हें तो बस इसे जीवन नहीं देना है। डॉक्टर जोशी के सामने अपनी जीवन यात्रा, अपनी संघर्ष यात्रा घूम गई। स्कूल जाते हुए बिना जूतों के धूल में सने पांव, फटा कुर्ता, जिल्द उखड़ी किताबें, रोटियों के सूखे टुकड़े, कॉलेज में खाली जेबों वाली पतलूनें, 2 धोतियों में लिपटी सरू, बिखरे बाल और गालों वाली बच्चियां। अचानक बच्चियों की आकृतियां बदलने लगीं। स्टेथोस्कोप लिए अरुंधति, मोपेड चलाती अनुज्ञा, आइसक्रीम खाती मान्या और कैमरा गले में लटकाए मानसी। पर किसी को पता लग गया तो वे फुसफुसाए। क्या पता चलेगा? अभी किशोर बाजार से कुछ सामान लाने जाएगा। इस बीच बस सिरिंज के माध्यम से धर्मा की धमनियों में जाती जीवन रक्षक दवा के प्रवाह को रोक देना है, या ऑक्सीजन सिलेंडर की नॉब को बंद कर देना है। खेल खत्म। हा 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 हा। लगा डॉक्टर जोशी के कान फट जाएंगे। उन्होंने जोर से दोनों कान बंद कर दिए। डॉक्टर देखिए ना, डॉक्टर देखिए, वो पेशेंट। किशोर धर्मा की बिगड़ती हालत की सूचना देने आया था, पर बुत बने बैठे डॉक्टर जोशी को देख ठिठक गया। क्या हुआ सर? आपको क्या हुआ? इतना पसीना? किशोर के स्वर ने उनके अंतर युद्ध पर संधि की मोहर लगा दी। कुछ नहीं कहकर डॉक्टर जोशी तेजी से उठे और धर्मा के निकट गए। देखते हैं कि ईसीजी की रिकॉर्डिंग में हृदय की धड़कनों की रेखाएं घटती जा रही हैं। उंगलियों का रंग नीला पड़ रहा है और शरीर बर्फ सा ठंडा। उनके भीतर भी सर से पांव तक सर्द लहर दौड़ गई। धर्मा के पलंग के पास उन्हें मौत रेंगती दिखाई दी। पर नहीं, इसे बचाना होगा कैसे भी। और अगले पल उस कमरे में एक योद्धा अपनी अंतिम लड़ाई लड़ने को तैयार था। धर्मा के निकट जोशी उसे कृत्रिम सांस देने लगे। 20 मिनट के अथक परिश्रम के बाद धर्मा की सांस लौट आई। अगले दिन उसने आंखें खोलीं। अपने लोगों को देखकर 2 रात पहले की गोलाबारी और अपने प्रतिद्वंद्वी ट्रांसपोर्टर के साथ हुई खूनी रंजिश की याद ताज़ा हो आई।
मुट्ठियां भिंचने लगीं, पर सीने में लगे टांकों में दर्द उमड़ आया। उसकी कलाई थामे घड़ी की ओर देखते डॉक्टर जोशी पर निगाह पड़ी तो कृतज्ञता के हजार बादल मन में उमड़ घुमड़ करने लगी। एक कतरा आंसू का पलकों पर लटक गया। अगले दिन पुनः दोपहर के एकांत को भंग करता एक आदमी क्लिनिक में आया। डॉक्टर जोशी को भला बुरा कहकर डरा धमकाकर नोटों का बक्सा लेकर वापस चला गया। 9वें दिन धर्मा की छुट्टी कर दी गई। वो दल बल समेत थोड़ी दूर पर स्थित अपने घर लौट गया। डॉक्टर जोशी ने अब तक अपने मरीजों को बचाया था। इस बार उन्हें एक अपूर्व तृप्ति का अनुभव हुआ। क्यों? इसका कोई उत्तर उनके पास न था। जीवन फिर उसी अग्निपथ पर दौड़ने लगा। पर 2 तब्दीलियां जोशी परिवार के जीवन में दाखिल हो चुकी थी, जिन्होंने सरस्वती के साथ चारों बेटियों के चेहरों पर मुस्कान बिखेर दी थी। इस घटना के बाद सरस्वती के घर दूध कभी खरीद कर नहीं आया, न ही कभी किसी ने मनु की सलवार पर पान की पीक थूकने की हिम्मत की। एक पहलवान रोज रात को डॉक्टर जोशी को एक्यूप्रेशर करने आता। डॉक्टर जोशी रोज कभी प्यार तो कभी तकरार से ये सेवाएं लेने से इनकार करते रहते, पर दबंगों के सामने चलती किसकी है। धन्यवाद।